हेलो एवरीवन, सोशियोलॉजी पीवाई की सीरीज़ में पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हमने दिसंबर 2005 का क्वेश्चन लिया हुआ है। इसके पहले पार्ट नंबर जो 5 है, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 ये जो है, ये दिसंबर 2005 का पेपर है नेट। और जो 1 से लेकर के 5 तक है वो जून का, मतलब कि 2005 जून का पेपर है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है। 1 से लेकर के 15 तक हमने अपने पूर्व की वीडियो में किया है। इस वीडियो में हम 16 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आई श्योर। क्वेश्चन है, जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसको क्या कहते हैं? उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है। बाह्य विवाह, अनुलोम विवाह, सजातीय विवाह, प्रतिलोम विवाह, क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर जो है वो है प्रतिलोम विवाह। मतलब कि उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसको प्रतिलोम कहते हैं। और जब उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। बाह्य विवाह जो अपने गोत्र आदि से बाहर किया जाता है उसको बाह्य विवाह कहते हैं हम। वैसे प्रतिलोम विवाह के बारे में अगर देखें तो धर्मशास्त्र में इस प्रकार का विवाह जो है इसकी बहुत ही आलोचना की गई है, क्योंकि ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल या निषाद, मतलब ये निषिद्ध रूप के मतलब माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जिस समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता की विशेषताएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? क्या क्या? समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता पाई जाती है। हमारा ऑप्शन है लघु समुदाय, बृहद समुदाय, समाज, सामाजिक समूह, क्या कहते हैं? राइट आंसर है हमारा लघु समुदाय कहते हैं। जिस समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? लघु समुदाय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है, भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं, परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिक और सदैव परिवर्तनशील तत्व हैं। क्या हो सकता है इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? देखते हैं, हमारा जो परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है तो सही है। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं, ये भी सही है। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिक और सदैव परिवर्तनशील हो रहे हैं, हाँ परिवर्तन होता है, ये भी सही है। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या कह रहा है? भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, नहीं, ये सही नहीं है। और क्यों नहीं सही है? किसी विशिष्ट समूह और सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जो भूमिकाएं जुड़ी हैं या किन्हीं विशिष्ट दायित्वों या अधिकार व्यवहार प्रतिमान को हम क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। भूमिका जो है वो समाज में एक व्यवहार का एक तत्व है, ना कि व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है। ये व्यक्तिगत की वजह से जो है गलत हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है तथा जिनका वह कठोरतापूर्वक पालन करता है कहा जाता है। आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है क्या कहते हैं उसको? जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, अभिसमय या मान्यताएं। इसमें हमको देखना है जिन्हें समाज आवश्यक मानता है, तो समाज किसको आवश्यक मानता है? प्रथाओं को, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा प्रथाएं, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं, आदर्श व्यवहारों को मतलब कि पूछ रहा है जिन्हें समाज आवश्यक मानता है और वह कठोरतापूर्वक पालन करता है, क्योंकि प्रथाओं का पालन जो है कठोरतापूर्वक होता है। अगर जो नहीं मानता है तो उसके लिए नियम वगैरह भी बनाए गए, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो प्रथाएं। अगला क्वेश्चन है, मीट द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है क्या कहा गया है? सामान्यीकृत दूसरे, समान संदर्भ दूसरे, महत्वपूर्ण दूसरे, मॉडल दूसरे। इसमें से कौन सा सही है?
ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है, जिसमें हम देख लेते हैं मीड द्वारा मतलब कि ऐसे व्यक्तियों को जिनका व्यक्ति के स्वमूल्यांकन और जो सामाजिक आदर्श होते हैं उसमें सामाजिक आदर्शों की शुभकृति या फिर उनकी अशुभकृति पर ही प्रभाव होता है। तो जब ऐसा होता है शुभकृति और अशुभकृति तो वहाँ पे सामान्यकृत दूसरे होते हैं। अगला है, निम्न में से किसके अनुसार सत्ता का भेदी प्रसार वर्ग संगठन एवं वर्ग संघर्ष का निर्माण करता है। सत्ता का भेदी प्रसार वर्ग संगठन और वर्ग संघर्ष का निर्माण करता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं, लेवी स्ट्रास या फिर राल्फ डेहरेनडॉर्फ या फिर लेविस कोजर, कौन कहता है? इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राल्फ डेहरेनडॉर्फ। वैसे अगर देखें कि डेहरेनडॉर्फ का जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से योगदान है वो वर्ग सिद्धांत या फिर वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। तो वो क्या करते हैं, सत्ता का जो विभिन्न रूप में वितरण है उसको अनिवार्यता व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का एक निर्धारक कारक माना हुआ है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा राल्फ डेहरेनडॉर्फ। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति में निम्न में से किस प्रकार की है? पेट्रोल, पानी, मोम, स्टील। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है पानी। और पानी को क्यों माना? क्योंकि पानी जो निरंतर प्रवाह माना गया है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित है? मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित है। प्रक्रियावाद, प्रसारवाद, संरचनावाद या फिर अंतःक्रियावाद। इसका राइट आंसर है अंतःक्रियावाद। की क्या पूछ रहा है? मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित है, तो होगा हमारा अंतःक्रियावाद। क्योंकि अंतःक्रियावाद जो है वह मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर है। जो समाज के संबंध का अध्ययन वो सामाजिक कर्ताओं के होने वाले जो संकेतात्मक संप्रेषण या फिर संकेतात्मक संचार के संदर्भ में करता है। अगला क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार स्थिति व्यवस्था क्यों लागू होती है? स्थिति व्यवस्था क्यों लागू होती है? ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, ऊपर नीचे सामाजिक गतिशीलता को हतोत्साहित करना, ऊपरी सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना परंतु निचली सामाजिक गतिशीलता को हतोत्साहित करना, ऊपर नीचे सामूहिक सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना। कौन क्या है, क्या लागू करते हैं? देखो इसमें सबसे पहले तो देखना चाहिए हतोत्साहित, ऐसी बात करते ही नहीं है। इसमें भी हतोत्साहित है, दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ऊपर नीचे सामूहिक सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, नहीं सामूहिक की बात नहीं करते वेबर। वेबर कहते हैं ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है वो राइट होगा। वेबर ने वैसे देखिए कि स्थिति समूह की भी अवधारणा दी है। समूह में वो सकारात्मक और नकारात्मक मानदंडों के आधार पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में लोकमत में ऐतिहासिक परिवर्तन को समझाने के लिए शोधकर्ता निम्न में से किस अध्ययन पद्धति को अपनाएं? परिस्थिति एवं भूमिका, नमूना सर्वेक्षण, जाने माने मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण, समूह केंद्रित विश्लेषण और सहभागी निरीक्षण। क्या अपनाएगा शोधकर्ता, कौन सी अध्ययन पद्धति को? इसमें जो राइट है वो ऑप्शन नंबर बी है, जाने माने मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण। और क्यों? क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है कि महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में लोकमत ने ना क्या है ऐतिहासिक परिवर्तन को समझाने के लिए। तो सबसे सही प्रविधि जो है वह अंतर्वस्तु विश्लेषण मानी जाएगी। अंतर्वस्तु विश्लेषण किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, नहीं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये जो रिलेटेड है लिखा गया तो इस तरीके से, लेकिन ये अंतर्वस्तु विश्लेषण का ही एक अर्थ के रूप में दिया गया है। इसके अंतर्गत मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण किया जाता है, तो इसलिए हमारा इसमें मीडिया ना, तो ये राइट आंसर होगा। कमेंट में आपको बताना है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? पवित्रम अपवित्र दुर्खीम, संदर्भ शबो मर्टन, शुद्धता में अशुद्धता ड्यूमोंट, प्रभुत्व जाति घुरिए। कौन सा सही नहीं है ये देखना है हमको। इसमें देखिए पवित्र और पवित्र की बात दुर्खीम करते हैं, संदर्भ समूह की बात मर्टन करते हैं। उससे हमने संदर्भ समूह का वीडियो भी बनाया है, जिसको कोई कन्फ्यूजन है जाके देख सकता है प्लेलिस्ट में। शुद्धता और अशुद्धता ड्यूमोंट की है। प्रभुत्व जाति जो है यो घुरिए की ना होकर के बल्कि एम.एन. श्रीनिवास की है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? ऑप्शन ए कहता है कि मार्क्सवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी कहता है प्रक्रियावादी सिद्धांत, ऑप्शन सी सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी संरचनात्मक सिद्धांत। कौन बल देता है? देखिए इसमें ध्यान देना है कि हमें क्या कह रहा है, एकीकरण और व्यक्ति गुणों पर ना होकर के बल्कि प्रकारों के आधार पर होना चाहिए। तो प्रकार की बात सबसे ज़्यादा इन सिद्धांतों में से किसने की है? प्रक्रियावादी सिद्धांत करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा प्रक्रियावादी सिद्धांत। जाति अध्ययन में वेबर के स्तरीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जाति अध्ययन में वेबर के स्तरीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है? कभी बिवेरियन मॉडल करके पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा आंद्रे बेतेई। ऑप्शन नंबर ये है डी। ये अगला क्वेश्चन है, कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? कार्य एवं व्यवहार में बुद्धि, संगत, परंपरा, भावनाएं, अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? भावनाएं। कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक पूछा है। और भावनाएं क्यों होंगी? क्योंकि भावनाओं का जो एक रिलेशन होता है या भावनाओं का संबंध जो होता है वह व्यक्तिनिष्ठ पहलुओं से माना गया है, और कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक जो है वो इसलिए भावनाओं को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक व्यवस्था के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भाग में भी परिवर्तन स्वतः होने लगता है। स्वतः मतलब अपने आप होने लगता है, तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया? बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला है सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का नव विकासवादी सिद्धांत। क्या सही होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिक परिवर्तन का क्योंकि क्रांतिकारी सिद्धांत तो होगा नहीं, और संघर्ष तो उसको लेके चल रहा है ना, इसलिए संघर्ष भी नहीं होगा, और कोई विकास तो हो नहीं रहा जो नव विकासवादी हो। मतलब जब किसी को पीछे परिवर्तन हो और उसको लेके स्वतः चलने लगा और स्वतः उसमें होने लगा तो एक संतुलन भी बना उसमें, तो सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत होगा। क्योंकि कह रहा है ना, जब एक व्यवस्था किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भागों में भी परिवर्तन स्वतः होने लगता है। इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना में मतलब कि वो अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म दे रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्न में से किस विधि को अपनाएगा? क्या करना है? सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो किस विधि को अपनाएगा वो? समाविष्ट शोध, आगमनात्मक शोध विधि, असमाविष्ट शोध निगमात्मक विधि, या फिर अन्वेषणात्मक विधि, या फिर सैद्धांतिक शोध विधि। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, असमाविष्ट शोध निगमनात्मक शोध। और क्यों? क्योंकि निगमनात्मक शोध जो है उसमें शोधकर्ता जो होता है वो अपनी रुचि के किसी भी सिद्धांत के बारे में सोच समझ करके उसका प्रारंभ करके वो परिकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है या वो कर लेगा।
तो इसका एक मूल सिद्धांत या फिर एक प्रमाणीकरण भी तो किया जाता है, इसलिए निगमनात्मक जो है शोध सही होगा। अगला क्वेश्चन, दुर्कीम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य था? जनसंख्या का घनत्व, धर्म, परिवार, मानव द्वारा प्रसन्नता की तलाश। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले हमको ये देख लेना चाहिए क्या इस पर करेक्टली हो रहा है, जो अलग उसको तुरंत अलग कर दो। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, जनसंख्या का घनत्व। अब देखो दुर्कीम के बारे में अगर हम देखें तो दुर्कीम जो है समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माने जाते हैं और इन्होंने श्रम विभाजन का एक मतलब विशुद्ध सामाजिक प्रक्रिया कहा है। और इस प्रक्रिया जो इनका है सामाजिक प्रक्रिया, इसका पहला पहलू जो इन्होंने जनसंख्या की वृद्धि से लिया हुआ है और दूसरा पहलू जो है किससे लिया, नैतिकता से लिया। तो नैतिकता जिसमें कहीं है नहीं, नैतिकता से लिया। और इन्होंने क्या किया था, समाज, व्यक्ति और समाज के बीच में इन्होंने समाज को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। और इसमें जो है ये इसमें इन्होंने बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान मिले, मतलब उनका श्रम विभाजन क्या था। इसमें श्रम विभाजन को थोड़ा देख लेते हैं, इससे वीडियो लंबी हो जाती है। श्रम विभाजन क्या होता है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को उसकी कार्य योग्यता, कार्य क्षमता के आधार पर कार्य दिया जाए, ना कि किसी को कोई भी कार्य दे दिया जाए। अगर उसकी योग्यता के अनुसार कार्य को दिया जाएगा तो वह अपने औसत समय में कर ले जाएगा, और बिना योग्य व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो उस कार्य को 2 दिन का कार्य है तो उसको 10 दिन में करेगा। इसलिए उन्हें जनसंख्या श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संबंधी गलती का कारण निम्न में से कौन है? बृहद व्याख्या के आधार पर सूक्ष्म आधार पर नतीजा निकालना, सूक्ष्म आधारित व्याख्या के आधार पर बृहद स्तर पर नतीजा निकालना, निरीक्षण की इकाई का विश्लेषण की इकाई जैसा ना होना, निरीक्षण की इकाई का सही से परिभाषित ना होना। राइट आंसर क्या है इसका? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है, निरीक्षण की इकाई का विश्लेषण की इकाई जैसा ना होना। क्यों हो रहा है? क्योंकि गलती का कारण हमको देखना है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शोधकर्ता का आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं भी सक्रिय सदस्य बन जाना, इस तरह की भूमिका को निम्न में से क्या कहेंगे? निरीक्षक सहभागी जैसा, सहभागी निरीक्षण, केवल सहभागी, केवल निरीक्षक, क्या कहा जाएगा? मतलब कि वो आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने का अध्ययन का प्रयास कर रहे थे, तो बनाएगा तो बनाएगा बट उसमें खुद ही वो सक्रिय हो जा रहा है, क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहभागी निरीक्षण, क्योंकि उसमें वो शामिल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगर देखिए कि सहभागी निरीक्षण या सहभागी विधि क्या है, इसके बारे में जाने तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें अन्वेषक मतलब जो अनुसंधान करता होता है अध्ययन किए जाने वाले परिवेश वातावरण का एक हिस्सा बन जाता है और उसमें मतलब कि स्वयं को एक मतलब कि एक विषय के समूह का हिस्सा बना लेता है, उसमें पूरी तरीके से वो शामिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आदर्श समाजों की कौन सी विशेषताएं? आदर्श समाज की मशीनी सुदृढ़ता, संविदात्मक संबंध, नातेदारी की प्रमुखता, सामाजिक भिन्नता। इसे मैं कूट के माध्यम से देना है। आदर्श समाज की बात हो रही है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, 1 और 3, मशीनी सुदृढ़ता और नातेदारी प्रमुखता। संविदात्मक और सामाजिक भिन्नता आदर्श समाज में नहीं आता। वीडियो के अंतिम में आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि वेस्टेन मेथड का प्रयोग किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 35 के बाद का क्वेश्चन जो है हम इसको कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।